ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। मैं आपसे लेक्चर स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। जी, ये लेक्चर स्लाइड मैंने शेयर की है। ये आपको नजर आ रही है? बताइए। जी, जल्दी से रिस्पॉन्स करिएगा। यस सर। ओके। अच्छा जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा भाई, रिस्पॉन्स आंसर करते रहिएगा। हम लोगों ने ऑपरेशन एम्पलीफायर स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, इसका इंटरनल सर्किट देखा था, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास मौजूद है। और अगर कोई मसला हो तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमने इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशंस देखी थी, क्या क्या होती हैं। और इसमें हमने इनपुट्स देखे थे कि दो इनपुट होते हैं हमारे पास। एक माइनस के साथ इन्वर्टिंग कहलाता है, एक प्लस के साथ नॉन इन्वर्टिंग कहलाता है, और एक हमारा आउटपुट होता है। और दो हमारे पास की ये वाले कनेक्शन होते हैं, ये प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज, जो कि इसको बायस करते हैं। और ये एक एक्टिव कंपोनेंट है। और 1 और 5 का मैंने बताया था, ये जीरो एरर रिमूव करती है। जीरो एरर मैंने बड़ा डिटेल से समझाया था लास्ट क्लास में, वो आप देख लीजिएगा अगर आपने अटेंड नहीं की क्लास। और 8वीं पिन हमारे पास इसमें कनेक्शन नहीं था, ये भी मैंने बताई थी बात। और ये क्वेश्चन भी हमने परफॉर्म कर लिया था, तो यहां तक हमने काम कर लिया था। ठीक है जी। यहां तक कोई बताइए, कोई कोई मसला, कोई क्वेश्चन जल्दी से बताएं। भाई जल्दी से रिस्पॉन्स करिए बच्चों, टाइम कम है। जी। हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आए कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, रिस्पॉन्स करते रहे। इतने टाइम लगाएंगे तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा। ओके, अब जरा नोट डाउन करना शुरू करिए। हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, कि हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर्स के दो इनपुट हैं। ठीक है जी। ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक। इसको हम क्या कहेंगे? V1 को इन्वर्टिंग और V2 को क्या कहेंगे? नॉन इन्वर्टिंग। और ये हमारे पास क्या है? आउटपुट। ठीक है। तो इसकी आइडियल ऑप एम्प्स, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर आइडियल, क्योंकि हम हमारे टॉपिक जो है हमारे कोर्स में है वो आइडियल ही है, रियल में हम नहीं जाएंगे। तो आइडियल ऑप एम्प की मेन तो 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम 3 डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। तो लिख लीजिए पहली प्रॉपर्टी, इसकी इनपुट रेसिस्टेंस। इसकी इनपुट रेसिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। नंबर 2 लिख लीजिए, इसकी आउटपुट रेसिस्टेंस कितनी होती है? जीरो। और तीसरी बात लिख लीजिए, इसका वोल्टेज गेन। इसका वोल्टेज गेन, जिसको हम ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना होता है? इनफाइनाइट। ये तीनों प्रॉपर्टीज लिख ले जल्दी से। क्या लिखी हमने आइडियल की प्रॉपर्टीज? इनपुट रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, आउटपुट रेसिस्टेंस जीरो है, और वोल्टेज गेन इन्फिनिटी है। यानी क्या मतलब कि जो हमारा वोल्टेज गेन जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, वोल्टेज गेन बहुत ज्यादा है। और वोल्टेज गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूं, तो वोल्टेज गेन जिसको हमने एवी से रिप्रेजेंट किया, बेसिकली ये क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ये कहलाता है वोल्टेज गेन। ठीक। जी। यहां तक कोई सवाल है, कोई मसला है? जल्दी से बताइए। कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, भाई रिस्पॉन्ड करें। हेलो। नो सर। नो सर। क्यों नहीं है मसला यार? या तो आप लोग क्लास ही नहीं ले रहे हो, मेरे ख्याल है सारे के सारे बच्चे, या समझ नहीं रहे हो। आपको इसमें कोई मसला नहीं दिखा? चलो, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब समझ में आता है, ओपन सर्किट। रेजिस्टेंस जीरो का मतलब समझ में आता है, शॉर्ट सर्किट। ये तो ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट समझ में आया, लेकिन वोल्टेज के इनफाइनाइट का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या मतलब हो इसका? इनफाइनाइट कैसे हुआ, जरा बताएं मुझे आप। जी।
आप लोगों ने नो सर कहा ना, और किसी ने भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इट मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो कौन बताएगा? भाई देखिए भाई, इस तरह से क्लास लेंगे मैं, जो रिस्पॉन्स जो बच्चे करेंगे सिर्फ उन्हीं के प्रेजेंट लगाऊंगा, बाकी फिर किसी की नहीं लगाऊंगा। या मैं रैंडम कॉल कर लेता हूँ नाम, ताकि फिर उनकी ऑप्शन करता चले जाऊँ यहाँ पे मैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। जी, उमर 6125। बताइए, रिस्पॉन्ड करिए। भाई जो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे फिर उनकी एब्सेंट लगती जाएगी। माइक खोल के रिस्पॉन्स करेंगे, ओके, अगर अदरवाइज फिर एब्सेंट होगी। ठीक है, एब्सेंट है इसका मतलब। वरीशा 6003। प्रेजेंट। प्रेसिडेंट नहीं पूछा मैंने आपसे, क्वेश्चन पूछा है। जी वरीशा। ए, इसका ए वी इन्फिनिट लिखा हुआ है, इसका 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 आप क्या समझें इससे? जी बताइए। जी वरीशा जल्दी से बता दे, पूरा दिन नहीं है मेरे पास यार। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। चले फिर मैं नेक्स्ट पे चला जाता हूँ, ये फिर एब्सेंट ही होते जाएंगे सारे। आनिया 6004। जी सर। जी, आपने क्वेश्चन सुन लिया मेरा? जी सर, बट आप एक दफा वापस समझा दें तो समझ नहीं आया कि वोल्टेज इन्फिनिटी कैसे हो रहा है। नहीं, समझ में तो आपको आया है, तभी तो आपने क्वेश्चन नहीं पूछा था। देखो मैंने तो कहा था ना कि क्वेश्चन पूछिए, अगर समझ में आया। आप लोग खामोश है, इसका क्या मतलब है? कि आपको समझ में आया है ना? या फिर आप क्लास ही नहीं ले रही। देखिए दो ही मतलब हो सकते हैं ना, या तो क्लास नहीं ले रही या फिर आपको समझ में आ गया है। वरना तो आप पूछती ना मुझसे। मीर हंसला 6015। नहीं मौजूद। ओके। फातिमा यस नूर। सर। जी। वो माइक होल्डर। जी जी। चले बताइएगा ये क्या मतलब हुआ इसका, वोल्टेज गेन इन्फिनिटी का। जी मीर, सर बताइए जल्दी से। सर सॉरी, क्या कहा आपने? इसका नहीं समझ आया। इसका तो समझ नहीं है वोल्टेज। तो बेटा आपने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं। जब मैंने आपसे कहा था कि ये चीज समझ में आई, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। हम्म। यस सर। गलत कर रहे यस। हैं ना आप लोग। आप सारे के सारे अटेंटिव हो जाइए। मैं रैंडमली किसी को भी, अभी तो मैं शुरू से कर रहा था, मैं कॉल करूंगा और उनको एब्सेंट कर दूंगा। जैसे अभी ये दो बच्चे जवाब दिए जिन्होंने दिया, उनको मैंने एब्सेंट किया है। अच्छा जी, चलो मैं बता देता हूँ, आप जरा गौर से सुन लें। देखें, एक इन्फिनिटी मैथमेटिकल होता है और एक इन्फिनिटी फिजिकल होता है, यानी फिजिक्स में होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, मैथ्स का इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। एक तरह से अनरीचेबल, अनडिफाइंड, ये तो कभी हासिल ही नहीं हो सकती चीज। ठीक है ना? तो लेकिन एक फिजिकल इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि ये वेरी वेरी लार्ज, यानी कंपैरेटिवली वेरी वेरी लार्ज। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि एक एलिफेंट मौजूद है, एक हाथी है, और उसका वजन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक मच्छर भी बैठा हुआ है उस टाइम, जिस टाइम आप वजन कर रहे थे। तो अगर हम एब्सोल्यूट मैनर में बात करें तो बेसिकली मास ऑफ एलिफेंट एंड मास ऑफ मॉस्किटो वो ऐड होकर आ रहा होगा। लेकिन क्या कोई फर्क पड़ेगा एलिफेंट के मास में? अगर मैं साथ में मॉस्किटो का मास भी शामिल कर दूं, तो आपका जवाब ऑब्वियसली होगा फिजिकल वर्ल्ड में कि नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब हुआ कि मच्छर का जो मास है वो इग्नोर, यानी नेग्लेक्टेबल है, आप इग्नोर कर रहे हैं। या दूसरे लफ्जों में मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि मच्छर के हिसाब से हाथी का मास जो है वो इनफाइनाइट है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो मेरे पास जो स्केल मौजूद है वो 12 सेंटीमीटर मैक्सिमम, मतलब 1 फुट का अगर हम बात करें तो 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का हमारे पास 1 फुट का स्केल है, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूं कि मैं इस जमीन से लेकर चांद तक का डिस्टेंस क्या है, तो आप इन दोनों का कंपैरिजन में आप क्या बोलेंगे कि चांद तक का डिस्टेंस इसके हिसाब से एक तरह से इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी वैल्यू को हम इनफाइनाइट में तस्वुर करते हैं। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई फॉर एग्जांपल इसका वोल्टेज गेन 10 लाख है। कितना है? 10 लाख। तो क्या मतलब हुआ? मतलब इनपुट पे अगर मैंने 1 वोल्ट दिया और ये 10 लाख है, तो आउटपुट कितना आ जाएगा? 10 लाख वोल्ट आ जाएगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ये हमारा क्या आ जाएगा? आउटपुट। तो 10 लाख वोल्ट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सप्लाई मैक्सिमम 15 वोल्ट मिसाल के तौर पे, और -15 वोल्ट की अगर सप्लाई लगी है, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना जा सकता है? 15 वोल्ट। मैक्सिमम आपका 15 जा सकता है, जबकि आपके फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना चाहिए? वी नॉट किसके बराबर होगा? ए बी इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करें वी इन। ए बी 10 लाख है और वी इन 1 है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा?
हो जाना चाहिए, कहने का मकसद 10 लाख तक जा सकता है, मगर जाएगा कहां तक, सिर्फ और सिर्फ 15 तक, यानी वो 15 पे जाके क्या कर जाएगा, क्लिक कर जाएगा। 15 से ऊपर तो कोई चीज नहीं जा सकती, क्योंकि मौजूद ही नहीं है वहां पर, 15 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसीलिए हम इसको इनफाइनाइट कहते हैं। बेसिकली ये बहुत लार्ज वैल्यू होती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए। ठीक है। यस सर। ओके, अब जरा चले आके देखिए, ये देखिए आइडियल ओपन की ये वो तीन वाली प्रॉपर्टीज लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया। इन्फिनिट ओपन लूप गेन। ओपन लूप क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि अभी हम क्लोज लूप करेंगे इसको, और वो भी इसलिए करेंगे क्योंकि ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसका हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो सिवाय एक फायदे के। तो ये इन्फिनिट ओपन लूप गेन हमारी पहली इसकी प्रॉपर्टी हुई। दूसरी क्या है, इन्फिनिट इनपुट रेजिस्टेंस। और तीसरी क्या है, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। उसको तो उन्हें बता दिया, इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से ओपन सर्किट, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से शॉर्ट सर्किट। यहां तक क्लियर? अब देखिए, अब जरा इसको यहां पर अगर हम अप्लाई करें तो मुझे बताइए, इनपुट रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट हो तो इनपुट ओपन सर्किट हो गया, तो अगर इनपुट ओपन सर्किट होगा तो दोनों करंट जीरो नहीं हो जाएंगे? बताएं। ओपन सर्किट जी है ना, सर हो जाएगा। ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये दोनों करंट जीरो हो जाएंगे, और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, यानी जीरो है तो मतलब आउटपुट किस साइड क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक, यहां तक क्लियर? जल्दी से बताइए। जी सर क्लियर है। ओके, अब अगर मैं इसका मॉडल बनाना चाहूं, मैथमेटिकल मॉडल, तो जरा इस सर्किट को देखिएगा। ये वो मॉडल बना हुआ है। चेक करें कितना खूबसूरत मॉडल बनाया है। सबसे पहले इसमें देखें, जो चीज समझने वाली है वो क्या है, कि इस जगह पे देखें, यहां पर जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या हुई हुई है, यहां जो, दोबारा लिखे, यहां जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या हुई हुई है, बताइए। इनफाइनाइट हुई हुई है कि नहीं हुई हुई, जब तो इसको ओपन सर्किट दिखाया है। तो इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, इनफाइनाइट, यानी ये क्या हो गया, ओपन सर्किट। और आउटपुट रेजिस्टेंस देखिए यहां पर, यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस मौजूद ही नहीं है, यानी आपने उसकी वैल्यू क्या ली हुई है, जीरो। तो वो क्या हो गई है, शॉर्ट सर्किट। जी चेक करिए, दोनों बातें सही है? बोलिए। इनपुट रेजिस्टेंस क्या हो गई, इनफाइनाइट, और आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो गई, जीरो। जी, इज इट क्लियर? बोलिए। ठीक है। जी सर। और तीसरी चीज हमारे पास क्या थी, हमने कहा था आउटपुट किसके बराबर होता है, गेन इनटू इनपुट। ये अभी हमने देखा था। और अगर मैं ऑपैम्प में बात करूं तो आउटपुट बराबर किसके होगा, गेन इनटू इनपुट। और इनपुट हमारे पास दो मौजूद है, एक नॉन इन्वर्टिंग एक इन्वर्टिंग। तो ये किसके बराबर होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था V2 माइनस V1, यानी इन्वर्टिंग, सॉरी, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग। तो ये कुछ पैरेंथेसिस रहेगा, ये फॉर्मूला बनेगा। तो अगर मैं इस चीज को देखूं गौर से, तो जरा आप गौर करिए, क्या ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स नहीं बन रही? जरा देखिए, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सर बन रही है। सर मुझे नहीं समझ आया, एक दफा आपसे रिपीट करते हैं। हाँ, वो फोन आ रहा था, असल में मैं ऑफिस में मौजूद हूँ, यानी हम लोग यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, तो यहाँ के भी काम चल रहे हैं। खैर, जी आप क्या कह रहे थे, पूछे, क्या कह रहे हैं आप? सर मुझे बात समझ नहीं आई, प्लीज एक दफा अच्छा वापस रुको रुको, समझाएं। पहले रुको रुको, पहले मुझे बताओ, ये इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट और आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट, ये चीज तो समझ में आ गई ना, जी अब्दुल्ला? जी सर वो समझ आ गई। हाँ, तीसरी चीज मैं कह रहा हूँ, ये लिखा है, जरा इधर देखो, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वी आउट किसके बराबर है, AV इंटू V2 माइनस V1, ये लिखा हुआ है। जी सर। अच्छा, असल में ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, AV इंटू VI, ये लिखा हुआ है ना, ये टोटल चीज VI होता है ना। जी सर जो उनका डिफरेंस हो गया, हाँ, जी जी। तो जरा गौर करो, ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स जैसा चीज बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, KV होता है ना कंट्रोलिंग, और आउटपुट आता है, आउटपुट भी V आ रहा होता है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये चीज बन रही है कि नहीं बन रही, अब बताओ। जी सर इन कंपैरिजन बन जाएगी बस, इन ठीक है कंपैरिजन सर नहीं, समझ। देखो 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 देखो, ये देखो देखो, ये होता है ना वोल्टेज सोर्स, सही है? ये वोल्टेज सोर्स है ना, कंट्रोलिंग वोल्टेज सोर्स, बोलो ना। जी सर। और इसके बाहर क्या जी लिखा जी होता है, बस। केवी लिखा होता है ना। जी सर। और ये V कहीं ना कहीं दिया होता है, तो ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो इसका जो भी आंसर आएगा VX, तो VX जो होता है बेसिकली वो केवी के बराबर होता है ना। यस सर।
तो ये भी तो एक तरह से, ये अगर इसको मैं के मान लूं तो केवी तो लिखा हुआ है। तो ये यानी कहने का मतलब इस चीज को मैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स बना सकता हूं, ये मैंने बना दिया यहाँ पर। तो ये जगह आउटपुट वोल्टेज है, देखो आउटपुट वोल्टेज ये जगह है, ये आउटपुट वोल्टेज है या नहीं। जी जी समझ गए। और ठीक ये है सर। किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, ए टाइम्स वी टू माइनस वी वन। तो और वी टू माइनस वी वन क्या है, कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग पैरामीटर है, वो कहाँ दिया हुआ है, ये दिया कंट्रोल हुआ है वोल्टेज। और ये दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है कि नहीं दिया और हुआ। ये दिया हुआ तो ये है। हम जी कह जी। रहे हैं, ये चीज देखो एलसी में हमने सीखी थी, उसको हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया लाकर। ठीक है सर। तो ये इसका कंप्लीट मॉडल बनता है आइडियल ऑप एम्प का। ठीक है। अब अगर मैं यहां देखूं तो यहाँ ठीक पांच है सर। प्रॉपर्टीज दिखाई नहीं है, तीन के बजाय। पहली हम पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस कह लें या रेजिस्टेंस कह लें, फिलहाल आप समझे एक ही बात है। ये आप आगे चल के इम्पिडेंस का वर्ड देखेंगे बार बार। ठीक है, तो ये हमने पढ़ ली। जीरो आउटपुट इम्पिडेंस ये भी हमने पढ़ ली, क्योंकि इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस है। और इनफाइनाइट ओपन लूप गेन ये भी हमने पढ़ ली, ये तीन चीजें हमने पढ़ ली, यहां तक बताओ सही है। ठीक है। जी सर। अच्छा, दो बातें रह गई हैं, दो बातें, वो मैं आपको बता देता हूं, ये आगे की हैं, अभी हमने नहीं पढ़नी लेकिन बता देता हूं। पहली बात क्या कहता है, जीरो कॉमन मोड गेन और इक्विवेलेंटली इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन, यानी वो ये कह रहे हैं दोनों बातें एक ही बात को रिप्रेजेंट करती है। क्या मतलब हुआ, आप मुझे बताओ, अगर V1 और V2 दोनों की वैल्यू मैं बराबर कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा। जी अब्दुल्ला, या कोई भी बच्चा रिस्पॉन्ड करे। अगर ये V1 और ये V2 मैं दोनों बराबर कर दूं तो वी आउट क्या आना चाहिए। जी, सर जीरो सर। जीरो बिल्कुल आएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। मैं इसलिए कहता हूँ यार कुछ बच्चे रिस्पॉन्ड करें ताकि समझ में आए सबको कि बात समझ में आ रही कि नहीं। अब देखो, जीरो वोल्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आउटपुट जीरो हो जाएगा, एग्री। बोले, एग्री ना। जी सर एग्रीड अपॉन। तो अब देखो यहां वो कहता है जीरो कॉमन मोड गेन। कॉमन मोड का मतलब है एक जैसा इनपुट देना। कॉमन मोड का मतलब, कॉमन मोड का मतलब ये है, ये। तो अगर हमने कॉमन मोड दिया तो हमारे पास जो गेन आएगा वो कितना होना चाहिए, जीरो, ये कहना चाह रहा है। तो हमारा गेन जीरो हो जाएगा, यानी आउटपुट भी जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई, ये क्या कहना चाह रहा है। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इनपुट दोनों बराबर कर दो तो आउटपुट शुड भी जीरो, तो ये लिखा है जीरो कॉमन मोड गेन। ठीक है, क्लियर है ये बात। जी, जी सर। क्लियर है। जी, आपको क्लियर है बात, जल्दी से बताइएगा। Yes, sir. ओके, अब जरा आगे पढ़ें, आगे क्या कहते हैं, इन्फिनिट कॉमन मोड रिजेक्शन। ये भी बात वही कह रहा है कि अगर कॉमन मोड हुआ, अगर कॉमन मोड हुआ तो उसको इन्फिनिट का मतलब होता है मुकम्मल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या मतलब हुआ, देखो अगर ये दोनों वोल्टेज बराबर हो गए तो आउटपुट जीरो का मतलब ये है ना कि अगर जैसे बराबर हो तो दोनों को ही आपने इग्नोर मार दिया, दोनों को रिजेक्ट कर दिया, आउटपुट डायरेक्टली क्या हो गया, जीरो। तो इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन मींस अगर इनपुट एक जैसा हुआ तो हम उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर देंगे, इनफाइनाइटली रिजेक्ट कर देंगे, तो आउटपुट शुड बी जीरो। तो मतलब कि पहली बात कर लो या दूसरी बात कर लो, दोनों बातें एक ही बात को करने के दो तरीके हैं। तो यहां पे बात क्लियर। जी, Yes, sir. Yes, यस sir. सर ठीक, क्लियर। ओके। आगे चलते हैं, आखिरी बात इसमें लिखा है इनफाइनाइट बैंडविड्थ। देखो बैंडविड्थ क्या होती है, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीवी का या रेडियो का चैनल आप ट्यून करें, तो ट्यून करने का क्या मतलब होता है, किसी स्पेसिफिक बैंडविड्थ को आप सर्च कर रहे हैं। बैंडविड्थ होती है, मिसाल के तौर पर फ्रीक्वेंसीज चल रही होती हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी फॉर एग्जांपल 100 हर्ट्स, और दूसरी फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई फॉर एग्जांपल 300 हर्ट्स। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यार कोई चीज इनके बीच में होगी तो इनका डेल्टा एफ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 300 और 100 के बीच में कितना आएगा, 200 हर्ट्स। तो ये उस चीज की क्या कहलाती है, बैंडविड्थ। ये चीज कहलाती है बैंडविड्थ, क्योंकि ये बैंड आ रहा है और विड्थ का मतलब चौड़ाई, यानी फ्रिक्वेंसीज बहुत सारी आती हैं, तो ये क्या है, उनका बैंड है। और इसकी विड्थ कितनी है, यानी 100 से लेकर 300 तक। तो कितनी विड्थ हुई, आप कहोगे सर विड्थ हो गई 200 की, तो उसको कहते हैं बैंडविड्थ। तो वो कहता है इनफाइनाइट बैंडविड्थ का क्या मतलब है कि इस पर फ्रीक्वेंसी कोई भी आप अप्लाई कर दें, कोई भी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे डीसी नहीं, हम एसी वोल्टेजेस भी अप्लाई करते हैं। तो आप किसी भी फ्रिक्वेंसी का एसी वोल्टेज अप्लाई कर दें, ये काम बिल्कुल सही करेगा। और ऑब्वियसली ये कंडीशन किस चीज की हो सकती है, आइडियल की, क्योंकि रियल में तो ऐसा नहीं होगा ना, रियल में वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होगा। तो फ्रिक्वेंसी चेंज करने से हमारे पास बहुत सारी चीजें चेंज होती है, मगर अगर मैं आइडियल की बात करूं तो वो क्या है, फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट। तो उसको हम कहते हैं इसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट है, ऑब्वियसली वो रियल में नहीं हो सकती। तो ये कुछ आइडियल ऑप एम्प की प्रॉपर्टीज हैं। जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी से बताइए, बोलो Yes, भाई। sir.
लेकिन जो हमारी मेन इसमें हमने जो इस्तेमाल करनी है ना, वो ये तीन है जो मैंने अभी आपको करवा दी है, जो अभी दिख रही है, इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस और जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। ये जो अभी दो मैंने कराई है, ये आगे चल के यूज होंगी, फिलहाल इस कोर्स में इनका इस्तेमाल नहीं है। ओके नेक्स्ट, ये वही प्रॉपर्टीज मैंने पांच जरा थोड़ी सी बड़ी करके लिख दी। ओके। अच्छा, यहां तक करने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि भाई रियल ओप एम्प क्या होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? तो मैं कहूंगा यार देखो, आइडियल ओप एम्प की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। फिलहाल हम इन तीन की बात करेंगे। आर क्या है? इनफाइनाइट। सॉरी, आर इन क्या है? इनफाइनाइट। आर आउट क्या है? जीरो। और एवी क्या है? इनफाइनाइट। बोलो भाई, सही लिखा मैंने? जल्दी से बताओ। जी सर सही। तो रियल के लिए क्या होना चाहिए? ये तीनों बराबर नहीं होना चाहिए, ये रियल हो जाएगा। सही कह रहा हूं? जी सर। तो आप बताओ क्या मॉडल में क्या फर्क आएगा? आप कहोगे मॉडल में ये फर्क आएगा, यहाँ शॉर्ट नहीं होगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा आर आउट। और ये ओपन नहीं होगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बताएं? आर इन। और ए की वैल्यू यानी आउटपुट जो है वो किसके बराबर है? एवी इंटू वी टू माइनस वी वन। तो यहाँ एवी जो है इनफाइनाइट नहीं, किसी फाइनाइट वैल्यू का होगा। ये होगा ना रियल मॉडल? यस सर, बताइए। थियोरेटिकली यही होना चाहिए। नहीं नहीं, थियोरेटिकल नहीं, मतलब प्रैक्टिकल में क्या फर्क आएगा? भाई यही होगा ना नहीं कि सर, आपके वही पास। प्रैक्टिकल के अंदर हाँ, बल्कि वही अगर, मतलब इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यही हाँ होगा। कहने का मकसद अगर एक्चुअल में देखा जाए तो असल में तो यही होता है। हम तो आइडियल की बात कर रहे थे कि जिसमें बिल्कुल भी ना हो। तो रियल में क्या होगा? यहाँ एक रेजिस्टेंस होगी, यहाँ रेजिस्टेंस होगी, और एवी फाइनाइट होगा। ठीक है ना? तो लेकिन ये हमारा मॉडल कौन सा है? आइडियल। और यही हमें पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर एक दफा हमें रियल मॉडल की ये डायग्राम बनी। अब जरा चेक करिए, जो मैंने अभी बनाई थी वही चीज है या नहीं? चेक करें, बोलिए। यहाँ पे इनफाइनाइट था इनपुट, यहाँ पे आ गया। यहाँ शॉर्ट था आउटपुट, यहाँ आ गया। और यहाँ एवी हमारा जो ए था वो इनफाइनाइट था, यहाँ फाइनाइट है। दैट्स इट। क्या ख्याल है आपका? वही। ओके, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। फिर इनमें से तो ओनली डिफरेंस होगा वो यही होगा कि इनके क्रॉस रेजिस्टर्स लगा होगा जो रियल एम्प है। नहीं नहीं, डिफरेंस नहीं। मैंने अभी आपको बताया ना कि आपकी आइडियल की प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, ये हमने तीन देखी थी ना प्रॉपर्टीज। तो ये जी प्रॉपर्टीज वो। आप यूज करेंगे तो आइडियल है, अगर यूज नहीं करेंगे तो रियल है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक ओके। तो ये देखें, ये कुछ टिपिकल वैल्यूज बताई हुई है। तो ओपन लूप गेन की वैल्यू देखो क्या बताइए, x.5 कितना होता है? 1 लाख होता है। और x.8 ये कितना होता है? 6-10 लाख हुआ। 7 1 करोड़, 8-10 करोड़, तकरीबन 1 लाख से 10 करोड़ की रेंज चल रही। तो वही मैंने 10 लाख लिया था। तो ये बहुत बड़ी रेंज होती है। और इसलिए आइडियल वैल्यू हम इसकी क्या ले रहे हैं? इनफाइनाइट। इसका इनपुट डिस्टेंस भी बहुत बड़ी रेंज में होता है, इसलिए उसको भी आइडियली क्या ले रहे हैं? इनफाइनाइट। और आउटपुट डिस्टेंस 10 से 100 ओम तक होता है। अब मुझे बताओ, अगर 1 लाख ओम लगाए या 10 लाख ओम लगाए या 20 लाख ओम लगाए या 1 करोड़ ओम है, और उसके मुकाबले में 100 ओम है, तो जीरो ही तो हो गया और वो इनफाइनाइट तो हो गया। तो ये बात सबको समझ में आई कि एक मैथ्स का इन्फिनिटी होता है, एक फिजिक्स का इन्फिनिटी, मतलब कंपैरेटिव इनफाइनाइट होता है वो। एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं होता है, कंपैरेटिव इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड नहीं होता वो। ठीक है, यहां तक क्लियर? जी सर। ओके, न्यूमेरिकल ये आ गया न्यूमेरिकल। जी। अब्दुल्ला जरा न्यूमेरिकल पढ़िएगा। The internal circuit of a particular ohm ओपैम्प op ओपैम्प amp can be ओपैम्प modeled. ओपैम्प कहते हैं इसको, Op amp ओपैम्प। can be modeled. जी सर. हम्म। Can be modeled by the circuit shown in figure 2.3. सही Express सही। V3 as a function of V1 and V2 बस 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 for बस the बस, case ना 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 Gn. ना ना ना, बस फुल स्टॉप। ये सवाल कंप्लीट हो गया, वो अगला सवाल है। देखो, पहले एक पार्ट करेंगे ना, फिर दूसरा करेंगे, सही है ना? वो कहता है द इंटरनल सर्किट ऑफ अ पर्टिकुलर ओप एम्प कैन बी मॉडल एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ये है जो उसका एक इंटरनल सर्किट दिखाया है। वो कहता है एक्सप्रेस V3। कहाँ है V3? ये रहा, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है भाई? Yes sir. एक्सप्रेस V3 एज अ फंक्शन ऑफ V1 एंड V2। V1 V2 ये, यानी V3 V1 V2 का फंक्शन बने। क्या मतलब हुआ? यानी V3 की इक्वेशन आपको डिराइव करनी है इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। दैट्स इट। आगे न्यूमेरिकल है, यानी शुरू में जो है वो न्यूमेरिकल नहीं है। वो एक छोटी सी डेरिवेशन कह लीजिए, या इक्वेशन, एक इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, और बाद में हम उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज रख के न्यूमेरिकल आंसर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये निकालना है। तो जी जी अब्दुल्ला, जरा बताइएगा कैसे कर सकते हैं? ये हम कर सकते हैं या इसके लिए कोई नया तरीका होगा? बस इतना बता दो, कर सकते हैं कोई नहीं नया सर, तरीका? जो नहीं सर, वो जो पुराना तरीका था उससे से ए बी इज इक्वल, देखो जो देखो, आपने वो आसान, बताया था देखो बी इज देखो। इक्वल टू ए हाँ बी हाँ। बी को नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, आसान नहीं 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 नहीं, देखो आसान चीज नहीं नहीं, ओपैम्प नहीं।
देखो अभी मुझे अगर आप ये देखो कि जो इसके अंदर चीजें मौजूद है, इसका ओपैम्प से क्या ताल्लुक है मेरे भाई? ये तो एलसी की चीजें नहीं है। देखें, पहली क्या है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वो दोनों क्या है? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, और एक बीच में रेजिस्टेंस लगी हुई है, ग्राउंड लगा हुआ है, नोड्स दी हुई है। तो आप मुझे बता दो, नोड्स, रेसिस्टेंस, ग्राउंड, डिपेंडेंट सोर्सेस, क्या ये चीजें हम सब पढ़ नहीं चुके एलसी के अंदर? बताइए। जी सर पढ़ ली। तो वो जी जो हमने 10 चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कौन सी थी? ओम्स लॉ, केवीएल, केसीएल, सीडीआर, वीडीआर, सीरीज पैरेलल, मैश, सुपर मैश, नोडल, सुपर नोड, उसी से सॉल्व होगा मेरे भाई। इसके लिए कोई ऑपैम्प की जरूरत नहीं। ऑपैम्प का काम तो बाद में आएगा, ये तो आपको सिंपल एक एलसी का सर्किट दिखाया है। आइए स्टार्ट करते हैं, हम V3 से शुरू करके V1 V2 तक जाते हैं। तो सबसे पहले V3 की क्वेश्चन लिखते हैं हम। ठीक है। तो मैंने देखा कि V3 की क्वेश्चन क्या होगी, आप बताएं। इस नोड का वोल्टेज, इस नोड का वोल्टेज है V3, और आप जानते हैं ना कि एक नोड पे वोल्टेज नहीं होता, दूसरा ग्राउंड होता है, तो ये ग्राउंड पर है। तो मुझे बताओ, क्या ये नोड सेम है? बताएं, यस और नो, बोलिए। यार जी सर बोलते तो नहीं। नोट्स। नोड सेम है ना? और ये जो है ग्राउंड, ये जहां जहां ग्राउंड होगा वो सारी एक ही नोड होती हैं। तो ये जितनी भी ग्राउंड लगे हुए हैं, सारी एक ही नोड्स हैं। ये ग्राउंड का मतलब होता है एक ही नोड। तो क्या ये नोड भी सेम हो गई? बोले। जी सर सही है सही। तो V3 क्या इसके पैरेलल में आ गया? और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो V3 किसके बराबर आया? V3 किसके बराबर आया? आप कहेंगे सर म्यू VD। क्या हो गया म्यू इसको? हाँ, VT किसके बराबर आया? म्यू VT। ठीक है, म्यू VD। ठीक है, यहां तक बताएं। में दोबारा डाल देना, दिखने तो आएंगे तक है। म्यू VT। बताएं, जल्दी से बताएं। जी, बच्चों जवाब दीजिए, यहां तक बताइए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। तो बताइए, ये चीज सही है, समझ में आ गई? बोलिए। जी सर। अच्छा, अब ये जो VD है, ये कंट्रोलिंग वोल्टेज कहीं दिया होगा सर्किट में। कहाँ दिया हुआ है? दिख रहा है आप लोगों को VD कहाँ है? क्या ये है VD? और VD क्या R के क्रॉस है? आप कहेंगे हाँ। तो मैं कहूंगा यार, इस पर अगर मैं ओम्स लॉ लगा लूं तो यहाँ करंट मुझे मालूम नहीं, तो चले मैं अपनी तरफ से करंट ले लेता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं I0। तो VD की क्वेश्चन क्या ये होगी, आप बताएं। I0 R, सब बताएं। और साइन कन्वेंशन प्लस। सही है। यस सर सही। ओके, अब अगर मैं I0 को मालूम करूँ तो मुझे बताओ, ये I0 कहाँ से आ रहा है? ये तो ओपन सर्किट है, तो I0 यहाँ से आ रहा होगा ना? बोले। जी बोलते नहीं सर। यार। ओके। और ये जो आ रहा है, यहां से अगर देखा जाए तो ये करंट ये आ रहा है, इस करंट का नाम क्या है? GM V2। और यहां से ये करंट यूं जा रहा है, इसका नाम क्या है? GM V1। क्या ख्याल है आपका, ये नाम है? जल्दी से बताइए। जी सर। तो सही क्या सही। क्या इस नोट पे मैं किरचॉफ करंट लॉ नहीं लगा सकता? KCL। KCL क्या होता है? जाने वाला बराबर है आने वाला। तो जाने वाला कौन है? I0 जाने वाला है, प्लस GM V1 भी जाने वाला है, और आने वाला कौन है? GM V2। सही। तो अगर मैं आपसे बोलूं I0 की क्वेश्चन निकालें, तो क्या I0 की क्वेश्चन ये होगी, GM को कॉमन ले लें तो V2 - V1, बोलो। जी, सही क्या ये होगी? बताइए। सही। अगर मैं इस पे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो BD की वैल्यू क्या आएगी, बताएं। आप कहेंगे सर GM, और ये साथ में R, V2 - V1, बोलो। यहाँ तक बताओ, सही है। सही है सर। और इसको मैं उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं BD की यहाँ पे, तो V3 की क्वेश्चन क्या आएगी, आप बताएं। V3 किसके बराबर आएगा? म्यू GM R, और V2 - V1, क्या ये आएगा? बोले। यस सर। तो यही तो आपका आंसर है, तो यही तो पूछा था उसने। उसने कहा था V3 इन टर्म्स ऑफ V1 V2, तो वही तो आ गया। चेक करें आप। उसने कहा था ना V3 इज अ फंक्शन ऑफ V1 एंड V2, तो V3 इज अ फंक्शन ऑफ V1 V2 आ गया आपके पास। अच्छा बोलो भाई। सर सर। ठीक है सर, समझ ओके, गया। ये चीज क्लियर हुई?
जी, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें जल्दी से। जी बच्चों। नो सर, नो सर। अच्छा, अब अगला पार्ट करते हैं, इसको मैं जरा रब कर रहा हूँ, याद रखिए क्या है, म्यू जी एम आर वी टू माइनस वी वन, म्यू जी एम आर। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वी थ्री हमने क्या निकाला था, म्यू μ g m r जी एम आर वी टू माइनस वी v2 वन। माइनस v1। अच्छा, उसके बाद वो न्यूमेरिकल कह रहा है कि अगर जीएम की वैल्यू ये हो, और क्या दिया हुआ है, आर की वैल्यू ये हो, और म्यू की वैल्यू ये हो, ये तीनों वैल्यूज दी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए क्या था फॉर्मूला, याद करें, वी आउट बराबर है ए वी, वी इन, यही फॉर्मूला था ना, सब बताएं, बोलते नहीं यार। जी सर। ओके, अब मुझे बताएं, वी नॉट, जो ये वी नॉट है यहां पर, क्या ये वी नॉट है, यस और नो, यही होता है यस ना सर। आउटपुट, आउटपुट। ओके, ये जो वी इन है, क्या ये वी इन है पूरा का पूरा। जी सर, जी सर। तो अगर मैं कंपेयर करूं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो ए किसके बराबर होगा। नहीं, वी म्यू एम तो नहीं है, म्यू तो खाली था यार, म्यू जी एम आर, क्या ख्याल है आपका, किसके बराबर होगा ये, बोलते नहीं। सफर वी थ्री, भाई वी थ्री बताओ ना, को मेरा मेरा सवाल है, ये बॉक्स क्लियर हुआ या नहीं। सर वी थ्री कहाँ जाएगा? बेटा, वी थ्री आउटपुट है, वी टू माइनस वी वन वी इन है, तो ए ये हुआ ना। जी, सही है। बाय, अगर बाय कंपेयरिंग टू टू इक्वेशंस, तो आपको भाई देखो ना, ए किसके बराबर होता है, वी आउट अपॉन वी इन, क्या ये होता है, ये होता है। जी सर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर निकालें, तो आप कहेंगे वी थ्री को और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे ले आए, वी टू माइनस वी वन, तो यहाँ क्या बचेगा, म्यू जी एम आर, क्या ये बचेगा, सही है। और यही वी आउट अपॉन वी इन है, तो ये किसके बराबर होता है, ए के बराबर, तो ए इसके बराबर हो गया ना। जी सर। और म्यू आर और जी एम सबकी वैल्यूज दी हुई है, तो आप यहाँ रखेंगे, आपका आंसर भी आ जाएगा न्यूमेरिक, दैट्स इट। यस सर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। ओके ओके सर। ओके, ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देखिए दो टाइप्स होती हैं एम्पलीफायर्स की, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। तो पहले हम इन्वर्टिंग करने जा रहे हैं। देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, देख लिया, जी भाई, जल्दी से बताइए। जी सर। अच्छा, देखिए यहां पर ना, पहले मैं एक दो कॉन्सेप्ट बता दूं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है फीडबैक का, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है, क्या हो क्या गया इसको यार, फीडबैक, लिखिए इसको। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि जब कभी आप कोई ये बॉक्स लें, और उस पर आप इनपुट अप्लाई करें, और यहां से आउटपुट निकल रहा हो। फीडबैक का मतलब होता है, अगर इस आउटपुट से कोई वापस मैं इनपुट तक कोई मैसेज भेज दूं, तो इसको हम कहते हैं फीडबैक। ये क्यों होता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें हमारा इनपुट जो है वो आउटपुट के हिसाब से सेट हो। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, अगर मैं आपको एक रूम एसी, आपके स्प्लिट लगा हुआ है, ठीक है, और आप उस पर सेट कर दें फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ठीक, तो अब और रूम में इस वक्त, उस वक्त रूम में हो रहा हो 40 डिग्री, तो इसका काम क्या है कि ये इसको ठंडा करता रहेगा कब तक, जब तक रूम 20 नहीं हो जाता, और जब 20 हो तो वो मजीद ठंडा ना करे। तो इसको कैसे पता चलेगा, तो इसमें जब तक आप फीडबैक नहीं लगाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। यानी आप इसको ठंडा कर रहे हैं, फिर आपने आउटपुट भी चेक करना है वो कितना ठंडा हुआ। तो 40 था, आपने चेक किया 40 है, आपने 20 सेट पैरामीटर से चेक किया, आपने ठंडा करते रहे, ये कम होता गया, हो गया 30 हो गया, तो अभी भी आपने और क्या, कम होते होते ये 20 हो गया, अब आपने इसको बंद कर देना है। तो इट मीन्स फीडबैक बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए।
तो यहां पर भी फीडबैक का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, तो ये हमारा ऑप एम्प है, ठीक है। मगर मसला ये है कि यहाँ पर दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। तो फीडबैक जो है वो आउटपुट का माइनस टर्मिनल तक भी जा सकता है, इन्वर्टिंग, और आउटपुट से पॉजिटिव टर्मिनल तक भी जा सकता है। तो दोनों किस्म के फीडबैक होते हैं। अगर आउटपुट से माइनस जा रहा हो तो उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, उसका नाम क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक। और अगर आउटपुट से प्लस की तरफ जा रहा हो तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। लिख लीजिए इसको, ये सारी चीजें भाई पूछी जाएंगी पेपर में। ये नेगेटिव फीडबैक होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक होता है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस